हेलो, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक मास्टर पे। तो उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे और पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। कल के वीडियो में हमने देखा था क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या मैथ, और उस वीडियो में हमने उस पूरे चैप्टर के थ्योरी को, सारे कंसेप्ट को कवर किया था। उसी के बेसिस पे आज हम लोग इस वीडियो में सभी टाइप के क्वेश्चन को और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो कि बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं। सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन को करेंगे और हर टाइप के 2 से 1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और वैसे ही सभी क्वेश्चन आप अपने विवेक से करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, और सबसे आसान क्वेश्चन से, जिसमें सबसे पहला है कि संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। जैसे आपकी एनसीईआरटी से ही हम सवाल उठाते हैं कि 140 है। सबसे पहला हमें करना क्या है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना हमने आपको बताया था अभाज्य गुणनखंड क्या होता है और उसे कैसे लिखते हैं। तो चलिए उसी को करते हैं। 140 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 140 को हम भाग देंगे 2 से। सबसे पहले करेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 70 कटेगा, 35 आएगा जी। अब 35 किससे कटेगा, या तो ये 5 से कटेगा या तो ये 7 से कटेगा। सबसे पहले हम छोटी संख्या से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 7 बार में कटेगा, और फिर 7 से काट देंगे तो ये 1 हमारा आ जाएगा 1 बार में कट के। तो अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है तो सबसे पहले देखेंगे कौन कौन सी संख्या से कटा है। तो 2 से कटा है 2 बार में, 5 से 1 बार में और 7 से 1 बार में। इसी को ऐसे ही लिखेंगे 140 इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब इसको कैसे लिखेंगे, अब 2 जितनी बार आया है 2 के ऊपर उतना घात लगा देंगे। 2 कितनी बार आया है तो 2 बार, तो 2 के ऊपर कितनी घात लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 कितनी बार आया है 1 बार, तो 5 के ऊपर 1 घात लगाएंगे, और गुणे में 7 कितनी बार आया है तो आप कहेंगे 1 बार। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने का जो आंसर है वो ये है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात। तो देखिए ये सवाल उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। इसी के आधार पे एक दूसरा और सवाल लेते हैं, इसी का अभाज्य गुणनखंड निकालने की विधि। तो दूसरा सवाल है आपका कि 5005 5005, इसका हम कैसे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 5005 को हम लिखेंगे। सबसे पहले देखेंगे ये किससे कटेगा। तो सबसे पहले हम इसके इकाई के अंकों को देखेंगे तो हमें पता चलेगा लास्ट में 5 है तो ये 5 से कटेगा जी। 5 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 दहा में 50, 0 है तो 0 बढ़ाएंगे और 5 से 5 को 1 बार में काट देंगे, यानी 1000 1 बार में हमारा ये कट गया है। अब बात आती है कि 1001 कौन सी संख्या से कटेगा। ट्राई करते हैं हम, 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो ये 7 से बिल्कुल पूरी तरीके से कट जाएगा। आइए देखते हैं 7 से। 7 एकम 7, हासिल बचा 3। यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। 1001 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 बार में 7 और हासिल बचेगा 3, 0। ठीक है, 7 चौका 28। यहाँ पे घटाने पे कितना आएगा, 2 आएगा, और नीचे हम 1 और उतार देंगे तो 7 त्रिक की 21। पूरा कट जा रहा है कितनी बार में, 143 बार में। ठीक है, एक बार और काट के देखते हैं हम 7 से। तो क्या 7 से कटेगी ये संख्या, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं, ये 7 से नहीं कटेगी। तो फिर और किसी संख्या से हम ट्राई करते हैं।
तो ये कौन सी संख्या से कट सकती है? हमने देखा कि ये जो है वह 13 से पूरी तरीके से कट जा रही है। कितनी बार में? तो 11 बार में कट रही है। ठीक है, फिर ये 11 बार में एक बार में 11 से कट जा रही है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना है? सबसे पहले 5 से कटा है एक बार में, 7 से कटा है एक बार में, 13 से कटा है और फिर 11 से कटा है जी। इसको कैसे लिखेंगे? 5 कितनी बार आया है? आप कहेंगे एक बार, तो इस 5 के ऊपर एक घात लगाएंगे। 7 कितनी बार आया है? एक बार, 7 के ऊपर एक घात लगाएंगे। 13 कितनी बार आया है? आप कहेंगे एक ही बार आया है, तो इसके ऊपर भी एक, और 11 भी एक आया है तो इसके ऊपर भी एक लिखेंगे। तो 5005 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में कुछ इस तरीके से लिखेंगे जी। उम्मीद है ये दोनों सवाल इस टाइप 1 पे आपको समझ में आ चुके होंगे। बढ़ेंगे दूसरे टाइप की ओर। अब चलिए सवालों के हम दूसरे टाइप पर बढ़ेंगे, जिसमें है कि HCF और LCM दी गई संख्याओं का निकालना है और फिर हमें चेक करना है कि क्या वो जो ये फार्मूला है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, इसके आधार पर आया हुआ हमारा आंसर वो सही है या नहीं है। तो पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं 26 और 91। 26 और 91 है। 26 और 91 का सबसे पहले हम LCM और HCF निकालेंगे। इसमें कोई विधि के द्वारा निकालने को नहीं कहा गया है, तो हमको जो मर्जी उस विधि से हम इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम 26 और 91 का LCM निकालते हैं। 26 और 91 का हम LCM निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 26 13 बार में कटेगा और 91 नहीं कटेगा, तो उसको वैसे ही लिख देंगे। 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा, फिर किससे कटेगा? ये 7 से कटेगा। कितनी बार में? ये 13 तो नहीं कटेगा। 91 7 से 13 बार में कटेगा। अब क्या है और किससे कटेगा? 13 दोनों में आया है, तो 13 एक अभाज्य संख्या है जो खुद से और एक से कटता है, तो 13 से ही कटेगा और दोनों एक एक हो जाएंगे। तो अब इसको लिखेंगे हम। इसका LCM क्या आएगा? 2 गुणे 7 गुणे 13 मल्टीप्लाई करिएगा तो 7 दूनी 14 और 14 का गुणा 13 बार में करेंगे तो कितना आएगा? 140 और 179 आएगा, यानी 179। LCM इसका कितना? 179 आ गया। अब इसका HCF हम निकालेंगे। तो देखिए 26 को एक बार डिवाइड करेंगे 2 से तो 13 आएगा, फिर 13 को करेंगे 1 आ जाएगा जी। अब फिर वैसे ही 91 को करेंगे तो 7 से करेंगे 13 बार में और फिर 13 से करेंगे 1 बार में। एक बार 26 इज इक्वल टू लिखेंगे, किससे किससे कटा है? 2 इंटू 13, और एक बार 91 इज इक्वल टू लिखेंगे, किससे किससे कटा है? 7 इंटू 13। उम्मीद है कि बातें अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रही होंगी। अब जो HCF है उसके लिए हम क्या देखते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है, कौन सी संख्या कॉमन है। तो देखेंगे 13 दोनों में कॉमन है, तो हमारा इन दोनों संख्याओं का जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा? HCF हमारा 13 यानी 13 हो जाएगा जी। HCF हमारा 13 और LCM हमारा 179। तो अब इसकी हमें जांच करनी है कि इस फार्मूले के आधार पर हमारा जो आंसर आया है वह सही आया है या नहीं आया है। यहाँ पे देखिएगा हमारे पास LCM कितना आया है? LCM आया है 179 और HCF कितना आया है जी? LCM का मतलब लौसा और HCF का मतलब मौसम। देखिए HCF हमारा 13 आया है। अब इस फार्मूले के आधार पर हम इसकी जांच करेंगे कि क्या हमारा आंसर सही आया है। कैसे जांच करेंगे? A और B हमें दिया हुआ है 26 और 91, HCF हमें पता है 13, LCM भी हमने निकाल लिया है 179। अब देखिए सभी के जगह पे सब कुछ रख देंगे। अगर
दोनों बराबर आते हैं सॉल्व करने पे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ए की जगह 26 रखेंगे, बी की जगह 91 रखेंगे और HCF की जगह 13 गुणे में यहाँ पे LCM की जगह 179 रखेंगे। काटेंगे, 13 से 91 कटेगा 7 बार में, ठीक है। क्या 7 से 179 कटेगा? तो काट के देखते हैं तो हम देखेंगे नहीं कट रहा है जी। क्या 13 से 179 कटेगा? तो हम कहेंगे कि नहीं जी, 13 से तो नहीं कट रहा है। अब क्या करेंगे? अब हम इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसके बराबर आ जाता है तो क्या हो जाएगा? क्या 26 से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 26 और 91 था। हमने यहाँ पे एलसीएम निकालने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। हमारे पास क्या था? हमारे पास था 2 गुणे 7 गुणे 13, इसका गुणा करना था हमें। तो 7 दूनी 14 और 14 का गुणा हमने यहाँ पे 13 बार में किया तो कितना आया था? हमारे पास 182 आना चाहिए, हमने गलत किया था। अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने जो एलसीएम निकाला था वो पहले गलत था, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। जो 179 था वो गलत था, उसके जगह पे 182 रहेगा जी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम के जगह पे कितना? 182, HCF 13 है। तो अब इसके आगे हम इस फॉर्मूले में पहले की जैसे रखेंगे। तो क्या था? ए के जगह 26 रखेंगे, बी के जगह 91 इज इक्वल टू HCF 13 है और LCM कितना है? 182 यानी 182। अब इसको कट करेंगे, 13 से 91 कितनी बार में कटेगा? 7 बार में कटेगा जी। अब देखिए ध्यान से कि 7 से 182 कटेगा या नहीं। तो हम कहेंगे कि ये तो कट जा रहा है जी। कितनी बार में? 26 बार में कटेगा। तो आप देखेंगे कि 26 बराबर 26 आ रहा है जो कट के 1 बराबर 1 आ जाएगा और आप कहेंगे कि जी बिल्कुल ये तो हमारा जो LCM और HCF हमने निकालना है वह दोनों ही बिल्कुल सही है और इस फार्मूले के हिसाब से सत्यापित भी हो रहा है। उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और ये टाइप भी आप समझ चुके होंगे। इसके आधार पर जो भी क्वेश्चन आपके किताब में दिए गए हैं उसको लगाने में आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तीसरे तरीके के टाइप को हम देखेंगे, उसमें हमें क्या करना है? उसमें है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM निकालने हैं जी। तो देखिए पहला सवाल जो इसमें दिया गया है 12, 15 और 21 का, 12, 15 और 21 का। अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें इन सभी संख्याओं का HCF और LCM निकालना है, यानी लसा और मसा दोनों ही निकालना है। किस विधि से? विधि इसमें बता दिया है कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हमें करना है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? LCM को निकालेंगे। LCM को न निकाल के सबसे पहले हम HCF को ही निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 12 को हम देखते हैं। 12 कितनी बार में 2 से कटेगा? तो 6 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो फिर 3 से कटेगा जी। तो यानी 12 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 3। इसको और छोटे में लिखें तो 2 कितनी बार आया है? 2 के ऊपर 2 घात लगाएंगे क्योंकि 2 बार आया है जी। 3 कितनी बार आया है? 1 बार, तो 3 के ऊपर 1 घात लगा देंगे। उम्मीद है ये 12 वाला आपको समझ में आ चुका होगा। अब 15 को निकालेंगे। 15 किससे कटेगा? आप कहेंगे 3 से कटेगा। कितनी बार में कटेगा? तो 5 बार में कटेगा। 3 पचे 15, फिर 5 से कटेगा जी। ठीक है। अब 15 इज इक्वल टू कितना होगा? 15 इज इक्वल टू 3 गुणे 5।
3 कितनी बार आया है आप कहेंगे एक बार, तो 3 पे घात 1 होगा, 5 पे घात भी 1 होगा, क्योंकि 5 भी एक ही बार आया है। अब बात करेंगे 21 की, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 21 कितनी बार किससे कटेगा, तो 3 से कटेगा कितनी बार में, आप कहेंगे 7 बार में, फिर 7 से ही एक बार में कट जाएगा। फिर 21 यहाँ पे 21 इज इक्वल टू लिखेंगे हम 3 × 7, 3 कितनी बार आया है एक बार, तो एक घात होगा, और 7 पे भी एक ही घात होगा, क्योंकि 7 भी एक ही बार आया है। अब हम अगर HCF निकालना चाहें तो HCF निकालने के लिए हमने बताया भी कि जो सभी में कॉमन रहे, कॉमन दिखे, एक जैसा सभी में रहे, वही हमारा HCF होगा। तो कौन सी संख्या इन तीनों में आपको देखने को मिल रही है, तो आप कहेंगे कि इसमें 2 और 3 है, इसमें 3 और 5 है, इसमें 3 और 7 है। तो इन तीनों में जो समान एक जैसी दिखने वाली संख्या है वह कौन सी है, वह 3 है। और कितनी बार 3 इन तीनों में एक जैसा है, तो आप कहेंगे केवल एक बार ही। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा जी, HCF 3 हो जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। अब LCM हमें निकालना है, तो LCM के लिए सभी तरीके की संख्याओं को लेंगे और सबसे अधिक घात वाली संख्या को लेंगे। कैसे, यहाँ पे देखिएगा 12 में 2 आया है सब। अब एक तरफ से हम सभी संख्याओं को लेते जाएंगे। 12 में 2 आया है, ठीक है, 2 पे घात कितना है, 2 है, यानी 2 × 2। फिर से 3 आया है, 3 कितनी बार आया है एक बार, तो 3 सभी में एक बार आया है, तो सभी का 3 ले लेंगे, एक बार आया है। फिर इसमें देखेंगे क्या आया है, 3 और 5, तो 3 तो हमने पहले ही ले लिया है, 5 आया है तो 5 को भी ले लेंगे। इसमें देखिए 3 और 7 आया है, 3 को हमने पहले ही ले लिया है, फिर 7 को भी ले लेंगे। अब इन सब का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन तीनों संख्याओं का LCM मिलेगा जी। गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, और 60 गुणे जब 7 करेंगे तो 420 आएगा, जो कि इन तीनों संख्याओं का LCM होगा 420। उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीके का सवाल था, और उम्मीद है ये टाइप भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। बढ़ेंगे अगले टाइप की ओर और समझेंगे अगले सवाल को। चलिए देखते हैं। अब चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है आपका, जिसमें इस फार्मूले का यूज़ होगा जो हमने आपको कल बताया था और आज भी हमने आपको बताया कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू HCF इंटू में LCM, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा। यानी इस सूत्र के आधार पर जो आने वाला सवाल है वह इसी सूत्र पर लगेगा, जिसमें से आपको 3 जानकारी पहले से ही दी हुई होगी, या तो पहली संख्या दूसरी संख्या और HCF दिया हो और आपसे पूछे LCM बताइए, या हो सकता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या और LCM दिया हो, आपसे पूछे HCF निकालिए, या हो सकता है कि पहली संख्या 9 दे करके दूसरी संख्या HCF और LCM दिया हो, आपसे पूछे पहली संख्या निकालिए, या फिर पूछ सकता है कि पहली संख्या दे करके दूसरी संख्या पूछ ले और इन दोनों को का भी मान आपको दे दिया रहे। तो ये सारे सवाल एक जैसे ही होंगे, हम आपको केवल एक तरीके के सवाल बताएंगे और उसके आधार पर आप सभी सवालों को कर सकते हैं, मेरी ये उम्मीद है जी आपसे। तो चलिए हम जो सवाल करने वाले हैं उसमें क्या क्या दिया है, HCF दिया है और दोनों संख्याएं दी हुई हैं। तो दोनों संख्याएं A बराबर क्या दिया है, A बराबर आपको दिया है 306, दूसरी संख्या B बराबर दिया है आपको 657, और जो HCF दिया हुआ है वह है 9। अब चलिए इस फॉर्मूले में इन सभी डाटा को रखते हैं। तो A बराबर 306 गुणे B क्या है, B 657 है, और बराबर में HCF की जगह 9 है। LCM हमें नहीं पता है तो LCM को LCM ही लिख देंगे जी। क्या 9 से इन दोनों में से कोई भी संख्या कट रही है, तो एक बार देखेंगे
तो आप कहेंगे कि जी बिल्कुल 9 से 306 कट रहा है, कितनी बार में कटेगा, तो 3 और 36 4, यानी 34 बार में 9 से 306 कटेगा। आप काट करके भी देख सकते हैं। अब क्या होगा, एलसीएम हमें कैसे प्राप्त होगा, तो एलसीएम इन दोनों की गुणा करने के बाद प्राप्त होगा। तो आइए गुणा करते हैं। 657 की गुणा हमें करनी है 34 से, तो 7 चौका 28 बचा 2, 4 बचे 20, 2 22 को 2 और 6 चौक को 24, 2 26, 7 त्रिकी 21 बचा 2, 5 तिहाई 15, 2 17, हाथ में आया 1, कैरी 1 बचा और 6 त्रिकी 18, 1 19। दोनों को जोड़ देंगे, 8 2 1 3, 7 6 13 को 3 बचा 1 और 9 3 12, 12 को 2 और 1 1 2। हमारे सामने जो आंसर आया है यानी एलसीएम जो आया है वह क्या आया है, दोनों के गुणा करने के बाद 22 338, 22 338, ये हमारा एलसीएम आ गया जी। उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और इसके आधार पर आगे के इस तरीके के सभी सवाल आपसे हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके बोर्ड परीक्षाओं में भी सवाल आते रहे हैं और इनमें से कई सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आ भी चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आगे अगले तरीके के क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो टाइप है हमारा, उसमें जो सवाल दिया गया है वह है कि जांच करना है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो जाती है। यानी कि बोल रहा है कि 6 पे पावर n जो है वह उसका इकाई का अंक 0 होगा या नहीं होगा। और n क्या है, n एक कौन सी संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है यानी नेचुरल नंबर है। इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होती है, तो 1 से शुरू होती है जी। तो n क्या हो सकता है, 1 से लेकर के कुछ भी हो सकता है। यानी कि बोल रहा है कि अगर हम 6 पे पावर n रखते हैं तो क्या इसका इकाई का अंक 0 आएगा, इसी की हमें जांच करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सवाल को करना। हमने सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि कल हमने आपको बताया था कि परिमेय संख्या का शांत होने की शर्त क्या होती है कि 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर n होना चाहिए जी। इसी के आधार पे ये सवाल लगेगा। जैसे देखिए, कोई भी संख्या के अंत में शून्य आने का मतलब ये हुआ कि उसमें 10 से गुणा हुआ होगा। जैसे हमें कोई भी संख्या मान लेते हैं, हमें 8 है, इसके लास्ट में 0 लाना है तो हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। यानी ये 80 होगा तब तो इसके इकाई के अंक पे 0 आएगा। वैसे ही ये जो 6 है इसके पावर हम कुछ भी कर लें, जैसे हम पावर 2 करते हैं तो क्या आएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। क्या इसके इकाई के अंक पे 0 है, आप कहेंगे नहीं है। तो कब किसी भी संख्या के पावर पे क्या रहेगा, तो 0 आएगा। यहाँ पे इसको और तोड़ते हैं हम, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 और इस पूरे के पावर हम n लिख सकते हैं। क्या ये 0 होगा, अभी भी नहीं होगा। ये देखिए कब 0 होगा, जब कोई भी पावर 2, कोई भी संख्या में 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n हो। यानी किसी भी संख्या में 2 और 5 का गुणा सम्मिलित हो तभी वो संख्या के इकाई का अंक 0 होगा। तो आप देखेंगे कि इसमें तो 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n, यानी n जो है पावर, ये दोनों पर बराबर रूप से बढ़ जाएगा। तो आप कहेंगे इसमें 2 पे पावर n तो है लेकिन 5 के पावर n नहीं है जी, 5 के पावर n नहीं है, इसलिए यह इसके इकाई का अंक 0 नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल भी समझ में आई होगी और बढ़ते हैं आगे की ओर। अगले टाइप का जो सवाल है उसमें हमें व्याख्या करनी है
कि दो तरीके की चीज़ें दी हुई हैं और हमें बताना है कि वह भाज्य संख्या क्यों है। पहली जो संख्या दी हुई है वह है 7 गुणे 11 गुणे 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13। यह हमारे सामने संख्या है और इसको हमें बताना है कि क्या यह भाज्य है या नहीं है। ये देखिए, भाज्य होने के लिए क्या जरूरी है। भाज्य संख्या के बारे में हमने आपको बताया था कि ऐसी संख्या तो चलिए, तो हमने बताया था आपको कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या कम से कम 3 हो, कम से कम 3 होनी चाहिए, ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो हम देखेंगे क्या इस संख्या का गुणनफल, क्या ये संख्या पूरी 3 या 3 से ज़्यादा संख्याओं से कट रही है या नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये पूरी की पूरी एक है और ये एक अलग है। कैसे? क्योंकि ये सभी का गुणा करेंगे तो सब एक ही हो जाएगा। तो चलिए देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन है। आपको दिखेगा कि 13 कॉमन है। इसको आसान बनाने के लिए हम कॉमन लेंगे और क्या बचेगा तब 7 गुणे 11, क्योंकि 13 तो हमने पहले ही बाहर ले लिया है। इसमें क्या बचेगा, प्लस के बाद 1 बचेगा जी। क्योंकि 1 का गुणा 13 में करेंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, 11 का गुणा 7 में करेंगे तो 77 होगा और इसमें 1 जोड़ेंगे तो हमारे सामने 78 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये 13 बचा रहेगा जी। ठीक है, ये 13 बचा रहेगा और हमें इससे क्या पता चल रहा है, हमें इससे पता ये चल रहा है कि जो ये पूरी संख्या है वह 1 से भी कटेगी। ठीक है, इसमें 13 है तो यह 13 से भी कटेगी, इसमें 78 है तो ये 78 से भी कटेगी और इसका मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा, जो भी बड़ी संख्या आएगी उससे भी वो कटेगी। यानी कि ये 3 से ज़्यादा संख्याओं से कट रहा है, इसलिए यह जो संख्या होगी यह पूरी की पूरी भाज्य संख्या होगी जी। क्या आपको ये बात समझ में आई? अगर आई तो चलिए आगे बढ़ाते हैं बातों को। चलिए अगले तरीके के प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं, जिसमें जहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप कहेंगे कौन से क्वेश्चन? तो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको दिया है रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है जी। इसको आपको सिद्ध करना है। ठीक है, कैसे सिद्ध करेंगे? क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हर साल बोर्ड परीक्षा में कम से कम 2 नंबर के लिए तो जरूर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं करना। कैसे करेंगे? अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। मानेंगे कि रूट में 5 माना, रूट में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर परिमेय संख्या होती है तो हमने कल आपको बताया था कि परिमेय संख्या होती है तो कैसे लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं। तो क्या होगा, हम लिखेंगे रूट में 5 इज इक्वल टू, उससे पहले मैं आपको एक और कंसेप्ट बता दूं कि जब परिमेय संख्या होती है तो जब हम P/Q के रूप में लिखते हैं तो जहां P और Q दोनों होता है वो दोनों ही सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है, मतलब कि दोनों का यानी P और Q जो है वो केवल 1 से कटेगी, उसके अलावा दोनों संख्याएं आपस में किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटनी चाहिए। तो जो P और Q है वह सह अभाज्य संख्या होगी। तो हम लिखेंगे कि
परिमेय संख्या है तो p व q दोनों सहअभाज्य संख्या होगी, दोनों ही सहअभाज्य संख्या होगी। और हम क्या करेंगे, रूट में 5 एक परिमेय संख्या है तो हम इसे p बटे q के रूप में लिख देंगे। इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा और 5 बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल अपान q स्क्वायर, ठीक है। q को 5 की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। इससे पहले मैं बता दूं आपको, ये देखिए 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर हमारे सामने आ चुका है। अब जो ये 5q स्क्वायर है, कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ आपको मिलता है कि p स्क्वायर जो है वह a से विभाजित है, p स्क्वायर जो है वह a से विभाजित है, तो क्या होगा, तो p भी a से विभाजित होगा। यह आपके NCERT में एक प्रमेय के रूप में दिया गया है, ठीक है। इसको हम पहला समीकरण मान करके यहीं पर छोड़ेंगे। आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पे p स्क्वायर अगर a से डिवाइड होता है तो p भी a से डिवाइड होगा। आपकी NCERT में एक प्रमेय दिया गया है, उसके हिसाब से ये यहाँ पर हम करेंगे। जैसे देखिए कि जब हम q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बटे 5 लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि जो p स्क्वायर है वह 5 से पूरी तरह से विभाजित होगी, तभी यह q स्क्वायर के बराबर हुआ है। इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे और आशा करते हैं ये बात इतनी आपको समझ में आ रही होगी कि जब p स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा होगा तभी यहाँ पे हमें q स्क्वायर प्राप्त हुआ होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है और इसके हिसाब से हम क्या लिख देंगे, तब क्या होगा, p भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। p भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा जी। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे q स्क्वायर है, जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे p स्क्वायर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये 5q स्क्वायर के बराबर है। p स्क्वायर 5q स्क्वायर के बराबर है, यानी कि ये p स्क्वायर भी 5 का ही गुणनफल होगा। कैसे, आपको उदाहरण की मदद से हम समझाएं तो जैसे मान लीजिए 5 और गुणे में यहाँ पे q स्क्वायर के जगह पे ये 5q स्क्वायर जो है, q की जगह पे हम 3 लेते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं तो ये किसके बराबर होगा, आप कहेंगे 3 का स्क्वायर 9 और 9 बचे 45 होगा जी। तो ये 45 के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो चीज़ आई वो भी 5 का ही गुणनफल होगी, यानी 5 का गुणा करने पर ही यहाँ पर जो आएगा वो प्राप्त होगा हमें। वैसे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जो p स्क्वायर है इसमें 5 का गुणा जरूर हुआ होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो p स्क्वायर है इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर हम
हम p के बराबर क्या लिख सकते हैं, 5c। 5c हम क्यों लिखेंगे, जैसे मान लीजिए जो हमारा p आया है, p जो आया है बिना स्क्वायर किए, अगर हम बिना स्क्वायर किए 5 का गुणा 3 से करते हैं तो 15 आएगा, और 15 में भी 5 है, तो हम p बराबर क्या लिख सकते हैं, 5c। तो हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 3। ठीक है, c मतलब कोई भी संख्या, कोई भी पूर्णांक संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, तो 5c p के बराबर होगा। अब यहाँ से हम आगे बढ़ाएंगे बातों को, और इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो हम क्या पाएंगे, जब p बराबर 5c हो गया है तो हम समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर कर देंगे, इन दोनों को बराबर कर देंगे, यानी कि p की जगह हम 5c लिख देंगे। पहले से हमें यहाँ पे 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर के जगह हम p की जगह 5c रखेंगे, 5c, तो 5c का स्क्वायर हो जाएगा जी। तो क्या होगा, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 25 और c स्क्वायर हो जाएगा। 5 से 25 5 बार में कटेगा, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा। यहाँ पे कैसे हुआ था, जैसे मान लीजिए q स्क्वायर इज इक्वल अपान 5 इक्वल टू c स्क्वायर। जब q स्क्वायर 5 से पूरी तरह विभाजित होगी तभी तो c स्क्वायर आएगा, यानी हम बोल सकेंगे कि जो q स्क्वायर है वह 5 से विभाज्य है तथा q भी 5 से विभाज्य होगा। और हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि ये दोनों संख्याएं अगर परिमेय संख्या हमने माना था तो ये p और q दोनों संख्याएं क्या होंगी, सह अभाज्य संख्या होंगी, यानी कि p और q एक के अलावा और किसी संख्या से भी नहीं कटेगी। लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा कि p जो है वह 5 से विभाजित हो रही है, q जो है 5 से विभाजित हो रही है, यानी p और q दोनों ही एक के अलावा भी 5 से विभाजित हो रही है। तो यह सह अभाज्य संख्या कहाँ से हुई, तो आप कहेंगे तो ये तो सह अभाज्य संख्या नहीं हुई। तो हम लिखेंगे अतः p व q 5 से भी विभाज्य हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद इसलिए p व q परिमेय संख्या नहीं है, इस विरोधाभास से यह सिद्ध होता है कि माना गया बात गलत है। इसलिए रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। एक बार देखिए और फिर बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक और ऐसा ही सवाल देखते हैं अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए जी, जिसमें हम देखेंगे कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। फिर से हम मानते हैं, माना 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो क्या होगा, तो
इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगी। ठीक है, उम्मीद है ये लाइन आपको समझ में आई होगी। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं बातों को। अगर P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं तो 1/√2 किसके बराबर होगा, P बटे Q के बराबर होगा। अगर हम इन दोनों को पलट देते हैं, यानी हर को ऊपर और अंश को नीचे कर देते हैं, तो क्या होगा, √2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, बराबर में Q ऊपर जाएगा और P नीचे आएगा। नीचे 1 रहने का मतलब कुछ नहीं होता है, तो हम लिख सकेंगे कि √2 बराबर Q बटे P। अब इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 2 बराबर Q स्क्वायर बटे P स्क्वायर। P स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2P स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने आपको बताया था कि जब हम 2 को उठाकर Q स्क्वायर के नीचे करेंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं P स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2, तभी ये P स्क्वायर के बराबर हो रहा है, यानी 2 से Q स्क्वायर कटना जरूरी है, तभी ये P स्क्वायर के बराबर होगा। तो आप क्या लिखेंगे, इसको हम पहला समीकरण मानते हैं और लिखेंगे कि P स्क्वायर नहीं, यहाँ पे Q स्क्वायर डिवाइड है, तो Q स्क्वायर क्या है, Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है। और हमने आपको बताया था जब इस तरीके की संभावना बनेगी कि किसी का स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित होगा, तो उसकी मूल संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगी, यानी Q स्क्वायर 2 से विभाजित है तो Q भी 2 से विभाज्य होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि Q भी 2 से विभाजित होगा जी। ठीक है, आगे बातों को बढ़ाएंगे और देखेंगे यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे। आगे लिखेंगे तब क्या होगा कि हम जो Q स्क्वायर है यहाँ पे Q स्क्वायर है वह भी 2 का ही मल्टीपल होगा। ठीक है, जब इससे पहले वाले सवाल में हमने आपको समझा चुका है कि Q स्क्वायर जो होगा वह भी 2 का ही मल्टीपल होगा। कुछ भी मल्टीपल हो सकता है जिसको हम C मान लेते हैं, जो 1 से लेकर के कोई भी संख्या हो सकती है। चलिए Q स्क्वायर बराबर इतनी हो गई, तो आगे बढ़ाते हैं बातों को और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से लिखेंगे। समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, दोनों से हम करेंगे ये कि Q स्क्वायर 2C का मान हम इस पहले समीकरण में Q स्क्वायर को हटा करके रख देंगे, यानी 2P स्क्वायर यहाँ पे पहले से है, हम Q को 2C मानेंगे न कि Q स्क्वायर को, इज इक्वल टू Q की जगह हम क्या लिखेंगे 2C और इसका पूरे का स्क्वायर कर देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा 2P स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और C का स्क्वायर C स्क्वायर। 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 2C स्क्वायर हो जाएगा। फिर से C स्क्वायर के बराबर हम लिख देंगे P स्क्वायर बटे 2। जब P स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तभी तो यहाँ पे C स्क्वायर आएगा। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, तो हम लिखेंगे कि P स्क्वायर 2 से विभाज्य है और P भी 2 से विभाजित होगा। और इस हिसाब से यह सहअभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि P और Q दोनों ही 1 के अलावा 2 से कट रहे हैं, और जब 1 के अलावा किसी और संख्या से कटेगी तो यह सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। आप लिख लेंगे कि इसी विरोधाभास से यह 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए बातों को आगे बढ़ाएंगे।
आगे हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन को करेंगे जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाईक्यू हैं, जो कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं उन सवालों को, जो कि आपके सवाल हैं 65 और 117 के एचसीएफ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 65 एंड 175 के एचसीएफ जो हैं, एचसीएफ क्या दिया गया है, 65m - 117 है, 65 × m - 117 के रूप में लिखा जा सकता है। तो m का मान बताइए, यानी इस m का वैल्यू कितना होगा, यही आपसे पूछा गया है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 65 और 175 का मॉसअप यानी कि HCF निकालना पड़ेगा जी। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी बातें। अगर समझ में आ रहा है तो इसका मॉसअप निकालेंगे, 65 का निकालेंगे तो आप कहेंगे 5 से कटेगा कितनी बार में, 13 बार में, 13 से काट देंगे एक बार में। 175 को काटेंगे, 175 को 5 से काटेंगे तो यह 35 बार में कटेगा, और 35 को फिर 5 से काटेंगे तो 7 बार में, और 7 से 1 बार में कटेगा। आप कहेंगे दोनों में कॉमन क्या है, तो हम देख पा रहे होंगे कि केवल 5 ही 5 कॉमन है। कितने 5 कॉमन है, तो एक 5 कॉमन है। तो इस पूरे का HCF कितना हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा जी। जब HCF 5 हो जाएगा तो क्या करेंगे, ये पूरा HCF के बराबर है, ये पूरा HCF के बराबर है, तो हम 5 के बराबर इस पूरे को लिख देंगे। क्या करेंगे, 65m - 117 बराबर 5। 5 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 5 हमारा HCF है, और इसने हमारे सवाल में बोला था कि ये पूरा जो है वह इस दोनों संख्याओं के HCF के बराबर है। ठीक है, तो 117 को दाएं पक्ष में भेजेंगे तो ये माइनस उधर जा कर के प्लस में बदल जाएगा। तो 65m = 5 + 117, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, आप कहेंगे कि 122 होगा जी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 65 और 117 के HCF को हमने गलत कर दिया, यहाँ पे 175 लिख दिया है। माफ़ी चाहूँगा आपसे कि यहाँ पे 117 होगी, और इन दोनों का जो HCF होगा यहाँ पे 5, और ये देखिए 65 को हमने काटा था 5 से 13 बार में, और 13 से ये कट गया एक बार में। ये 117 को काटेंगे हम 13 से तो कितनी बार में, 9 बार में कटेगा। ये 9 से काट देंगे हम एक बार में। क्या संख्या कॉमन है, आप कहेंगे 13 कॉमन है, तो HCF भी हमारा 13 होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी संख्या के बराबर 13 के बराबर करेंगे, 9 की 5 के बराबर। तो 13 इसमें जुड़ेगा तो क्या होगा, 130 होगा जी, 9 की 122। माफ़ी चाहूँगा इस गलती के लिए, 130 होगा। और ये 65m है, तो क्या होगा, m किसके बराबर होगा, 130/65, जो कि 65 से 130 2 बार में कट जाएगा पूरी तरीके से, और m का मान 2 आ जाएगा। ये होगा आपका इस सवाल का उत्तर होगा जी, सही उत्तर। एक बार देखिए और फिर हम अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगला जो आपका सवाल है वो बहुत ही बेहद ही आसान और महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। जो हमारा अगला सवाल है वह कहता है कि n² - 1 जो संख्या है वह 8 से पूरी तरीके से विभाज्य है। जो बोल रहा है n² - 1 जो है वह किससे विभाजित है, 8 से पूरी तरीके से विभाजित है। और आगे क्या बोलता है कि यदि n एक संख्या है, यह पूछ रहा है कि n कौन सी संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या है या कौन सी संख्या है। तो पूछ रहा है कि n बताओ कौन सी संख्या हम रखें। तो 8 से यह पूरी तरीके से हर सिचुएशन में कट जाएगी, यानी n के बराबर हम 2 रखें तब भी कट जाए। तो सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि n सम संख्या है या विषम संख्या है या कोई और तरीके की संख्या है। हम सम संख्या से शुरू करते हैं। अगर हम n के जगह 4 रखते हैं तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर
माइनस 1/8। क्या 4 का स्क्वायर 16 होता है? आप कहेंगे हाँ, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसमें से 1 घटाएंगे बटे 1, यानी 16 में से 1 घटेगा 15। 15 क्या 8 से कटता है क्या? तो आप कहेंगे नहीं, तो यानी सम संख्या तो नहीं होगा इसका आंसर। अब भी सम संख्या रख करके देखेंगे। अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं तो 5 का स्क्वायर माइनस 1/8, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 होगा, और माइनस में 1 करेंगे 8, यानी 25 में से 1 घटेगा आएगा 24, और 24 क्या 8 से कटता है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल 8 से कटता है, 3 बार में कट जाएगा। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ये तो सही है। और n बराबर क्या होगा हमारा? कोई भी विषम संख्या हम रखेंगे तो यह पूरी संख्या 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी और कट जाएगी। जो आपका अगला प्रश्न है वह कुछ इस तरीके का आ रहा है कि एक अभाज्य संख्या के कुल कितने गुणनखंड होते हैं। ये हमने कल कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि कोई भी अभाज्य संख्या है उसके, ये सारे हम MCQ करा रहे हैं, तो जो भी अभाज्य संख्या होते हैं वह उनके कितने गुणनखंड होते हैं, बात आती है गुणनखंड क्या होते हैं। तो कोई भी संख्या जितनी भी संख्याओं से कटता है वही उसका गुणनखंड होता है। तो अभाज्य संख्याएं कितनी संख्याओं से पूरी तरीके से कटेंगी? केवल 2 संख्याओं से, एक तो खुद से और एक से। तो यानी अभाज्य संख्याओं की गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो आप कहेंगे 2 होगी जी, और कौन कौन सी? एक खुद से और एक से, यानी एक सेल्फ खुद से और एक से। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए बढ़ाते हैं बातों को आगे की ओर। अब चलिए अपने अगले सवाल की ओर चलेंगे, जो कि लगभग हर साल उस तरीके के सवाल आपके या तो MCQ में या तो 2 नंबर में वो सवाल आ ही जाते हैं। तो आपका सवाल है कि यदि 2 धनात्मक पूर्णांक A और B हैं, कौन सी संख्या है? A और B कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ पे A बराबर आपको दिया है x³ y², ठीक है, और वहीं B बराबर आपको दिया है xy³। अब इन दोनों संख्याओं में आपको HCF और LCM पूछ रहा है। क्या इन दोनों A और B का आपको HCF भी बताना है और LCM भी बताना है। आप कैसे बताएंगे? क्या ये कोई बड़ा सवाल है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत ही सबसे छोटा सवाल और सबसे आसान सवाल है। हमने आपको बताया था कि HCF निकालने के लिए जो दोनों में कॉमन होता है, यानी जिस पे सबसे कम घात होता है, उसको हम लेते हैं। तो सबसे पहले A में देखेंगे x के पावर कितना है, x पे कितना घात है, तो आप कहेंगे 3 घात है। B में x पे कितना घात है, तो आप कहेंगे 1 घात है। हमने कहा था सबसे छोटी घात वाली संख्या को लेंगे तो x हो जाएगा। अब y की बात आती है तो A में y पे कितना घात है, आप कहेंगे 2 है। B में y पे कितना घात है, आप कहेंगे 3 है। तो छोटी घात वाली कौन सी है, तो y² है। तो ये छोटी वाली क्या आ गई, HCF आ गई। HCF किसकी है, तो A और B की HCF है xy²। अब बात आती है LCM की, तो LCM में हमेशा बड़ी घात वाली संख्या को लेते हैं, ठीक है। तो बड़ी घात वाली संख्या के लिए हम क्या लिखेंगे? A में देखेंगे x का घात कितना है, 3 है। B में x का घात 1 है। तो सबसे बड़ी घात किस में है, आप कहेंगे A में है जी। तो x पे पावर 3 लेंगे। y की बात करें तो A में y के घात 2 है, B में y का घात 3 है। तो सबसे बड़ा घात और ज़्यादा घात किस में है, B में, और कितना है, y के घात 3 है। तो ये LCM क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी बातें। और LCM कितना है, किसका है, A और B का। तो HCF कितना आया, xy² और LCM कितना आया, x³ y³। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये चैप्टर और इस चैप्टर के सारे महत्वपूर्ण सवाल, हर तरीके के सवाल हमने इस वीडियो में कवर कर दिया है। ये चैप्टर समाप्त हुआ यहीं पर।
सवालों के साथ भी और थ्योरी के साथ भी। उम्मीद है सारे सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए जी।